जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने बिहार फायरमैन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। ये जो हम लोग का फायरमैन का प्रैक्टिस सेट है वह सेट 11 है। आपको 1 से लेकर 10 तक प्रोवाइड कर दिया गया। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। यदि PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक में यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया था, तो जिसमें से हम लोगों ने 11 को कंप्लीट कर लिया और जो बचा है आपको 9 सेट, तो उसको भी आपको प्रतिदिन एक एक वीडियो दिए जाएंगे। और बीच बीच में जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर भी वीडियो आपको आते रहेंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जिस टॉपिक पर आप बोलिएगा उस टॉपिक पर आपको जो वीडियो है अवश्य आएंगे। चलिए हम लोग सेट लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेट का हम लोग का पहला जो प्रश्न स्टार्ट हुआ यह सामान्य अध्ययन से प्रश्न है। यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि ताज उल मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा शुरू किया गया था। यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह जो है सुल्तान शाहजहाँ बेगम के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर सुल्तान शाहजहाँ बेगम के द्वारा शुरू किया गया था। यह कहाँ पर है? तो यह आपको भोपाल में स्थित है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है यहाँ स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर भी कर लीजिए, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। इन्होंने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम पर 1 मई 1997 को बेलूर, जो कि ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहीं पर इसकी स्थापना किए थे। ठीक, कब किए थे? 1 मई 1897 को यह इसकी स्थापना किया गया था, रामकृष्ण, यहाँ पर रामकृष्ण मिशन का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न तीसरा नंबर है कि बहमनी संतलन की जो राजधानी कौन सी थी। यहाँ पर कौन सी बहमनी संतलन की राजधानी थी? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह थी गुलबर्ग थी। यहाँ पर राइट आंसर बी कर लीजिए, गुलबर्ग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को मूलतः किसने रूपांकित और विकसित किया था। यहाँ पर रूपांकित और विकसित किसके द्वारा किया गया था? जो सुखोई 30 लड़ाकू विमान है, तो यह जो किया गया था यह रूस के द्वारा किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर रूस के द्वारा है। देखिए 2 इंजन जो चालकों वाला मल्टी रोल फाइटर सुखोई 30, यहाँ पर सुखोई 30 रूस के सुखोई कॉरपोरेशन के द्वारा यह विकसित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 5वां नंबर है कि राजा भोज राजवंश का हिस्सा थे। किसके राजवंश के हिस्सा थे? तो ये जो थे परमार राजवंश के हिस्सा थे। यहाँ पर राइट आंसर परमार राजवंश के यह हिस्सा थे। इसका जो शासनकाल था ये 1010 ईस्वी से लेकर 1055 ईस्वी तक इसका जो शासनकाल था परमार वंश का। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, प्रश्न 6ठा नंबर की सरस्वती और खान किसकी सहायक नदियाँ। देखिए ये 2 नदियाँ है, सरस्वती और खान, ये किसकी सहायक नदियाँ है? तो यह है आपको शिप्रा नदी की सहायक नदी। शिप्रा नदी कहाँ पर है? ये आपको ये मध्य प्रदेश में। ठीक, यही दोनों ये शिप्रा नदी की सहायक नदी। देखिए जो सरस्वती नदी का जो खान नदी है इसकी सहायक नदी है, और खान नदी खुद शिप्रा नदी की सहायक है। यानी कि सरस्वती नदी खान नदी की सहायक है और खान नदी शिप्रा नदी की सहायक है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 7वां नंबर कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। यहाँ पर पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था आपको 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। यहाँ पर जो भोपाल त्रस्ती के बाद संविधान की धारा 253 के तहत इस संविधान को पारित किया गया था। यह जो संविधान में 253 के तहत इसे पारित किया गया था जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में निम्न में से कौन सा राज्य प्रांत में प्रथम सूर्य की किरणों को प्राप्त करता है। यहाँ पर जो भारत का कौन सा राज्य प्रातः में, यहाँ पर प्रांत नहीं है, प्रातः में, यानी कि सुबह सुबह जो सबसे पहले जो सूर्य की किरण है वह किस राज्य में पड़ता है? तो देखिए वो जो किस राज्य में, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर 97.25 देशांतर पर स्थित है किबीथु। यहाँ पर एक जो किबीथु है भारत का सबसे पूर्व स्थान, ये जो सबसे पूर्व स्थान है भारत में सूर्योदय सबसे पहले इसी स्थान पर होता है। यहाँ पर जो देखिए ये अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है किबीथु, वहीं पर यह जो सूर्य का प्रकाश से पहली बार आता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा बिहार। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा बिहार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो
2011 की जनगणना के अनुसार जो समूचे भारत की जो जनसंख्या घनत्व था, समूचे भारत की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 382 था। लेकिन यहाँ पर केवल बिहार की हम लोग बात करें तो यहाँ पर केवल बिहार में ही यहाँ पर आपको 1102 था। ये प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पर जनसंख्या, तो यहाँ पर 1102 था। लेकिन यहाँ पर रेशियो कितना था, 382 का। यहाँ पर जो आपका यहाँ जो 11 का जनगणना है ना, कल का जो वीडियो होने वाला है आपको ये 2011 की जनगणना पर होने वाला है। तो आप लोग तैयार रहिएगा। यहाँ पर 2011 का जो जनगणना है हम कल इसको कंप्लीट करा देंगे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न हम लोग का है कि जिस पहाड़ी पर शिप्रा नदी का उद्गम होता है वह है, ठीक है। यह शिप्रा नदी का जो उद्गम होता है वो कौन सी पहाड़ी है, तो यहाँ पर उस पहाड़ी का नाम कौन सा है, यहाँ पर ककड़ी बर्दी पहाड़ी। यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, ककड़ी बर्दी पहाड़ी। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि भारत के राष्ट्रपति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, इसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 35 वर्ष जो है भारत के राष्ट्रपति की आयु होना चाहिए। यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस होता है राष्ट्रपति बनने के लिए, क्या होता है, तो यहाँ पर होता है कि भारतीय संविधान की धारा 58 के अनुसार राष्ट्रपति की पात्रता की शर्तें हैं, वह सभी शर्तें हैं कि वह जो हो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो, ये वह जो हो पागल या फिर कुछ पागल या मतलब पागल जैसा ना हो, और उसे लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, वही यहाँ पर राष्ट्रपति बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर की राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। यहाँ पर राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है, तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कौन होते भी हैं, ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर उपराष्ट्रपति। देखिए लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि एक इमारत के निर्माण में इस्तेमाल किया जाने वाला लौह जस्ता की एक परत से लेपित किया जाता है, यह लौह की मदद करता है, यह लौह की मदद करता है, क्या लौह की मदद करता है, तो देखिए ये जो आपको लौह की मदद करता है आपको ये संरक्षण और जंग से निवारण करता है। यहाँ पर देखिए जो जस्ता का लेपित होता है उसको यहाँ पर गल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं, जिस वहाँ पर जो लोहे के ऊपर से यहाँ पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उस प्रक्रिया को गल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 14 नंबर है कि जमीन के रिक्त स्थान में पानी के रिसने की प्रक्रिया को ... कहते हैं। यहाँ पर जमीन के रिक्त स्थानों में पानी के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को जो कहा जाता है यहाँ पर अंतःस्पंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःस्पंदन। चलिए अगला पॉइंट देखिए। यहाँ पर प्रश्न हम लोग का है कि रोग जो संक्रमण नहीं है, रोग जो संक्रमण नहीं है, कौन सा इसमें नहीं हो जाएगा, तो देखिए जो कैंसर आपका रोग है ये संक्रमण नहीं है, लेकिन बाकी ये निमोनिया, हैजा, सामान्य जुखार है, ये सभी संक्रमण है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अंग नहीं है, कौन सा अंग नहीं है, तो इसमें देखिए जो आपका पेशी देख रहे हैं ये पेशी अंग नहीं है, ठीक। यहाँ पर जो पेशी है ये पेशियों का समूह जो एक इकाई तौर पर किसी विशेष कार्य के निष्पादन के लिए बना होता है, यह अंग नहीं कहलाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न देखा जाए तो उपकला उत्तकों के निम्न कार्यों में कौन सा कार्य अनुपयुक्त है, यहाँ पर कौन सा कार्य जो है अनुपयुक्त है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत का अस्तर अस्त्रिक, यहाँ पर अस्तर अस्तरिक्त उपकला से बना होता है, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वें नंबर प्रश्न है कि नरम प्रश्न है क्या है कि नरम तने वाले पौधों को कहा जाता है, तो नरम पौधे वाले तने को यहाँ पर साग कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको साग हम लोग भोजपुरी भाषा में साग बोलते हैं, उसी को यहाँ पर साग कहा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर जी होगा। साग किसको बोलते हैं, तो ये जो साग बोलते हैं जिसका जो तना होता है गुदेदार या रसदार होता है उसे हम लोग साग बोलते हैं, या जो मुलायम तना हो उसको साग बोलते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, लोहे की जंग, मैग्नीशियम रिबन का दहन, फलों का काटना, जल का उबालना। तो यहाँ पर देखिए जो दो प्रक्रिया इसमें आप देख रहे हैं ये आपको भौतिक
भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर भौतिक परिवर्तन क्या कहते हैं, उस किसको कहते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का उत्पादन नहीं हो सकता है और परिवर्तन होने के बाद पदार्थों की जो रासायनिक गुणों में बदलाव नहीं होता है, उसी को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा फल कटना और जल का उबलना। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वह राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर कुट भाषा में लिखना है, तो यहाँ पर 3 और 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न है कि हम लोग का है यौगिक X का उपयोग पुताई के लिए होता है तथा यह जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया कर Y का निर्माण करता है। X और Y है, तो ये जो X और Y है क्या है, तो ये जो X और Y है ना, ये आपका CaO, यहाँ पर C अनुपात Ca और इंटू OH इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, कल्ली चूर्ण का जो रासायनिक नाम कल्ली चूर्ण का रासायनिक नाम है पानी के साथ यह प्रतिक्रिया करके बुझा हुआ चूना CaO और इसके अनुपात में Ca इंटू OH इंटू 2 बनाता है। इस अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। बुझे चूने की जो घोल है दीवारों की पुताई में की जाती है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 21 नंबर है कि समुंदर में तैर रही एक शार्क तैरती दिखती है। यहाँ पर जो शार्क मछली है ये तैरती दिखती है, तो यहाँ पर जो किसके कारण होता है, यहाँ पर किसके कारण होता है, तो ये कर्षण के कारण वहाँ पर जो तैरती दिखाई पड़ती है। ठीक है, ये कर्षण के कारण। कर्षण क्या होता है, तो देखिए द्रव्य के अंदर गतिमान वस्तु की गति की दिशा के ठीक विपरीत द्रव्य द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध बल को ही कर्षण बल कहते हैं। यहाँ पर कर्षण कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। घटनाओं का नए जीवन के आरंभ में घटने वाली सही क्रम बताइए। यहाँ पर घटनाओं का नए जीवन के आरंभ में घटने वाली सही क्रम का बताइए। यहाँ पर युग्मक का निर्माण, जाइगोट का निर्माण, नए एवं मादा युग्मकों का मिश्रण। यहाँ पर नए नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नर एवं मादा युग्मकों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर नर एवं मादा युग्मकों का सम्मिश्रण। और यहाँ पर गर्भाशय की भित्ति में भ्रूण का अंतःस्थापन। तो यहाँ पर जो सही क्रम में है वो कौन सा है, तो यहाँ पर जो आप सही क्रम में देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका सही क्रम ये हो जाएगा, ये 20, 3, 4 यहाँ पर क्या है, पहला हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा युग्मक का निर्माण। उसके बाद आएगा नए नर मादा युग्मकों का मिश्रण। उसके बाद आपका आ जाएगा जैगोट और उसके चौथे नंबर पर आ जाएगा गर्भाशय भित्ति का भ्रूण अंतःस्थापना। यहाँ पर राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। प्रत्यवस्था मापक की SI इकाई है। यहाँ पर प्रत्यवस्था मापक की जो SI इकाई है तो वह पास्कल होती है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिएगा, पास्कल। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रश्न हम लोग का 24 नंबर है कि अल्पतम संघन ग्रह किसकी संघनता जल की संघनता से भी कम है, निम्न है। यह क्या है, तो यहाँ पर देखिए जो शनि, यहाँ पर शनि है, इसकी जो यहाँ पर क्या है, जल की संघनता है, उससे भी निम्न से यहाँ पर जिसकी संघनता जल की संघनता से कम है। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि यदि कोई युग्मक किसी दैहिक कोशिका से बिना अर्धसूत्री विभाजन से बनता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को यहाँ पर कहते हैं एपोस्पोरी। इसको क्या कहते हैं, एपोस्पोरी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न शामिल होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होते हैं, तो इसमें आपको सजीव एवं निर्जीव दोनों शामिल होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। भारत रत्न पुरस्कार पहली बार निम्न वर्ष में प्रदान किया गया था। तो ये भारत रत्न पुरस्कार जो पहली बार आपको 1954 में दिया गया था। यहाँ पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन इत्यादि को ये जो पहला ये क्या बोलते हैं, ये शांति का भारत रत्न है, यह प्रदान किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि पहसारी बांध यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है ये जो पहसारी बांध है, तो ये जो पहसारी बांध है ये ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में मोबार नदी
पर यह जो बांध सिंचाई तथा पेयजल के लिए उपलब्ध है। यहाँ पर जो बहुत सारी बांध है ये सिंचाई और पेयजल के लिए प्रबंध यहाँ पर उपलब्ध है। यह मोवार नदी पर, ठीक, कौन सी नदी पर है? ये मोवार नदी पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 29 नंबर प्रश्न है हम लोग का है। प्रश्न है कि पोटेशियम और आयोडीन के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला भूरा शैवाल, पोटेशियम और आयोडीन के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला भूरा शैवाल जो है कौन सा है? तो वह भूरा शैवाल जो है आपका लैमिनेरिया है। यहाँ पर राइट आंसर बी कर लीजिएगा, कौन सा है? तो यह लैमिनेरिया है। थोड़ा सा हम इसको डीपली में देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो लैमिनेरिया है किसमें की समुद्री घास हो, यहाँ पर एक प्रकार का ये शैवाल होता है जो समुद्री घासों के में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस समुद्री घास को अच्छी तरह सुखाने के पश्चात गहरे गड्ढे में सावधानी पूर्वक जलाने से जो राख प्राप्त होता है उसे केल्प कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? केल्प कहते हैं। इस केल्प में आयोडीन के रूप में आयोडीन की मात्रा 0.04% है। 0.4% से लेकर यहाँ पर 0.4% से लेकर 1.3% तक रहती है। यहाँ पर जो राख जो जलने से, उस घास को जलाने से राख होता है उसी में आपको यहाँ पर आयोडीन पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 30 नंबर यहाँ पर हम लोग का है कि डॉट में गहरे तथा हल्के बंध होते हैं किस में? तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर आप देख रहे हैं धारीदारी पेशी में गहरे तथा हल्के बंध होते हैं। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं प्रश्न लोग। कोशिका का बाह्यतम आवरण डॉट कहलाता है। कोशिका का जो बाह्यतम आवरण है वह कोशिका झिल्ली कहलाता है। यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिएगा, कोशिका झिल्ली कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि निर्मित भोजन पत्तियों से विभिन्न भागों में डॉट द्वारा ले जाया जाता है। किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो देखिए जो भोजन का निर्माण है ये पत्तियों द्वारा ले जाया जाता है, यहाँ पर फ्लोएम के द्वारा। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह पौधों की पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य करता है, जो कि यहाँ पर फ्लोएम है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न 33 नंबर है कि शुष्क सेल के भीतर धनात्मक टर्मिनल निम्न का बना होता है। देखिए यहाँ पर जो धनात्मक टर्मिनल होता है वह किसका बना होता है? तो यह कार्बन की छड़ का बना होता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा? कार्बन की छड़ का यह बना होता है। 34 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि बी ऑक्सीजनित रुधिर परिवहन न करने वाली शिरा डॉट है। यहाँ पर बी ऑक्सीजनित रुधिर परिवहन न करने वाली शिरा कौन सी है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह है फुसफुस शिरा। यहाँ पर राइट आंसर फुसफुस शिरा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि लिस्ता लॉ, यहाँ पर लिस्ता लॉ डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का स्थान है, इस प्रोजेक्ट का स्थान क्या है? तो ये इस प्रोजेक्ट का जो स्थान है वह आपका है बंगाल में है। ठीक है, इसका स्थान क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर तीस्ता लॉ डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है। यह प्रोजेक्ट स्थान है यह बंगाल में। ठीक है, ये बंगाल में। देखिए जो तीस्ता लॉ डैम प्रोजेक्ट है तृतीय पश्चिमी बंगाल राज्य में तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है। यह सिक्किम से 20 किलोमीटर अधिक जल विद्युत बांध है। इसमें तीस्ता नदी की 4 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है जबकि 2 बाधित है। ठीक है, यहाँ पर तीस्ता नदी बंगाल में है यहाँ पर। ठीक है, ये बंगाल में। ठीक, चलिए यहाँ इसका जो स्थान पूछा गया तो ये प्रोजेक्ट तृतीय है, तीसरा स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 36 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही चयन करना है। ठीक है, यहाँ पर एक तरफ सूची में दिया गया है अभ्यारण्य, दूसरी तरफ राज्य। तो यहाँ पर गर्म पानी, ये जो गर्म पानी है ये आपको असम में। ये जो नाम दफा है, नाम दफा कहाँ पर आ जाएगा? ये नाम दफा कहा आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, नाम दफा अरुणाचल प्रदेश में। ये जो पखाल है, पखाल कहाँ पर आ जाएगा? ये पखाल आपको आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। और जो सिरिस्का है ये सिरिस्का राजस्थान में। ठीक, चलिए तो इसका जो कूट भाषा में यहाँ पर पहला का हम लोग 2, इसका जो राइट आंसर होगा वह यहाँ पर आपका कूट भाषा में यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 37 नंबर प्रश्न है कि नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो ये जो मेला है नासिक में यहाँ पर गोदावरी नदी के तट पर लगता है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर देख लीजिए। चलिए हम लोग थोड़ा सा कुंभ मेला के बारे में भ्रमण कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो भारत में कुंभ मेला है
देश के 4 धार्मिक स्थलों, पहला जो नासिक है महाराष्ट्र में जो कि पड़ता है गोदावरी नदी के किनारे है। दूसरा जो है आपको उज्जैन मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे। तीसरा जो है आपका हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे। और जो चौथा है प्रयाग उत्तर प्रदेश में, ये गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल में आयोजित किया जाता है। कितने वर्षों में यहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है? 12 वर्षों के अंतराल में आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला प्रत्येक 4 वर्षों के बाद लगता है, यहाँ पर 12 वर्षों के अंतराल पर, लेकिन ये प्रत्येक 4 वर्षों के, यहाँ पर 4 का जो दिया गया है, यहाँ पर 4 वर्षों का। तो महाकुंभ प्रत्येक, ये जो महाकुंभ प्रत्येक 12 वर्षों के पश्चात लगता है। ठीक, चलिए यहाँ पर कुंभ मेला 4 वर्ष, यहाँ पर थोड़ा सा कुंभ मेला प्रत्येक 4 वर्ष में। देखिए यहाँ पर कुंभ मेला जो है 2 नाम है इसमें, पहला है कुंभ और दूसरा है महाकुंभ। तो देखिए महाकुंभ जो है आपको ये 12 वर्षों में लगता है। ठीक, महाकुंभ कितने वर्षों में? 12 वर्षों में, जबकि ये जो कुंभ है ये 4 वर्षों में लगता है। ठीक, चलिए कंप्लीट। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न हम लोग है क्या कि 38 निम्न में से कौन सा सुमिलित है? सुमिलित इसमें से कौन सा है? तो इसमें जो सुमिलित है आपका जो मोरक्को, ये एटलस पर्वत, ये जो है सुमिलित है। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि हम लोग का कि सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, तो वहाँ आपको खेजड़ी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? खेजड़ी है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। संसार में दूध का अग्रणी उत्पादक, यहाँ पर संसार में दूध का अग्रणी उत्पादक कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर भारत आता है। दूध के उत्पादन में कौन सा आता है? तो भारत आता है। देखिए हम लोग यहाँ पर विश्व में दूध के जो अग्रणी उत्पादक भारत है। भारत का जो कुल उत्पादन है 176.3 मिलियन टन है। यहाँ पर 3 मिलियन टन है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार विश्व के शीर्ष दूध उत्पादन देशों में से पहला है भारत, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर चीन और चौथे नंबर पर यहाँ पर आपको रूस आता है। दूध उत्पादन बढ़ाने तो 1970 में भारत में ऑपरेशन फ्लड जिसे हम लोग श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, ये कब हुआ था? 1970 में आयोजन संचालित किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई थी। ये कब? 1970 में सब किया गया था। ठीक, ऑपरेशन फ्लड ये जो श्वेत क्रांति से है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? यहाँ पर कौन सी संस्था है जो पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है ये पर्यावरण से आपको कतई संबंधित नहीं रहता है। देखिए जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है भारत की नक्शों बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, वनस्पति सर्वेक्षण संस्था तथा भारतीय वन्य जीव संस्थान पर्यावरण से यह संबंध रखता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 42 नंबर प्रश्न है कि वेनेजुएला की राजधानी डॉट है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो यहाँ पर काराकस है। ठीक, काराकस यहाँ पर वेनेजुएला की राजधानी है। अगला पॉइंट देखिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला यहाँ पर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए सबरीमाला जो है आपका यह केरल में स्थित है। ठीक, कहाँ पर है? यह केरल में स्थित है। इसका जो हम लोग यहाँ पर, चलिए हम आपको सबरीमाला का लोकेशन बता रहे हैं। आपको अगर जाना होगा तो देखिए केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 145 किलोमीटर दूरी पर ये जो पंपा है वहाँ से 4-5 किलोमीटर के दूरी पर पश्चिमी घाट के सहायक पर्वत श्रृंखलाओं के घने वनों के बीच में जो है आपका ये सबरीमाला है। ठीक, सबरीमाला अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 44 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो वहाँ पर आपका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर है कि भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी यहाँ पर गंगा प्राधिकरण की स्थापना? तो इसकी जो स्थापना है वह की गई थी 1985 में। यहाँ पर राइट आंसर डी कर लीजिए, 1985 में इसकी स्थापना की गई। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत भवन कहाँ है? ये भारत भवन पूछा गया कहाँ पर है? तो ये भारत भवन जो आपका ये भोपाल में। देखिए भारत भवन मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश भोपाल में है। इसकी जो स्थापना है 13 फरवरी 1982 को की गई थी।
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन सामाजिक प्रदूषण नहीं है। सामाजिक प्रदूषण इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये जो कृषि प्रदूषण है ये सामाजिक प्रदूषण नहीं है। यहाँ पर गरीबी, बलात्कार, सांप्रदायिक दंगा ये सभी जो है सामाजिक प्रदूषण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है। पोताश्रय यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो देखिए जो आपका ये बेंगलुरु है ये पोताश्रय नहीं है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। जल पुरुष के नाम से किसे जानते हैं? तो देखिए राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों जानते हैं? तो देखिए जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह को जानना राजेंद्र सिंह है, ठीक, राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। इन्होंने वर्ष 2015 में स्कॉटहोम जल पुरस्कार जीता। यह पानी के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इन्हें जल संरक्षण के लिए विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया है। यहाँ पर राइट आंसर जो ये जल पुरुष के नाम से राजेंद्र प्रसाद जाने जाते हैं, ठीक। राजेंद्र प्रसाद बार बार ये आ जा रहा है, राजेंद्र सिंह है, ठीक, ये राजेंद्र प्रसाद नहीं राजेंद्र सिंह है। चलिए अगला प्रश्न क्या? प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं के लिए दूसरा शब्द बताइए। इसके लिए दूसरा शब्द क्या होगा? एथ्रोसाइट। यहाँ पर राइट आंसर लाल रक्त कोशिकाओं के लिए दूसरा शब्द जो है एथ्रोसाइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 51वां प्रश्न है कि प्रकार्य जो कि एस्ट्रोजन से प्रभावित नहीं होता है। प्रकार्य जो कि एस्ट्रोजन से प्रभावित नहीं होता है, तो वह जो प्रभावित नहीं होता है यहाँ पर आपको देखिए एस्ट्रोजन, यहाँ पर एस्ट्रोजन है ना, से प्रभावित नहीं तो होता, वो कौन सा है? यहाँ पर आपका राइट आंसर शुक्राणुओं का निर्माण यहाँ पर नहीं होता है। तो देखिए जो एस्ट्रोजन होता है ना, यह महिलाओं में पाए जाने वाला एक विशेष हार्मोन होता है जो कि यह मासिक धर्म और अंडाशय के निर्माण में सहायक होता है। इसका जो स्रोत है यह पिट्यूटरी ग्रंथि है, ठीक। यह जो एस्ट्रोजन है महिलाओं में पाया जाता है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 52वां प्रश्न है कि भारत में पहला नाभिकीय रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था। पहला नाभिकीय रिएक्टर ये कहाँ स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था आपको ट्रॉम्बे में, ठीक, कहाँ में? ट्रॉम्बे में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि अपशिष्ट जल उपचार के दौरान प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक तथा डिब्बों आदि जैसी बड़ी वस्तुओं को इसके द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जाता है? तो ये बार स्क्रीन के द्वारा हटाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या कर लीजिएगा? ये बार स्क्रीन के द्वारा हटाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 54 नंबर है कि तारों का वह समूह जो आकाश में एक आकृति हुआ दिखाता है, ये डॉट 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 कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये आपको तारामंडल कहलाता है। तारामंडलों की कुल संख्या 12 है। कितनी है? इसकी तारामंडल की जो कुल संख्या है वो 12 है। चलिए अगला प्रश्न क्या? प्रश्न है कि एक उल्टे गिलास को जलती हुई मोमबत्ती पर रखने पर कुछ समय बाद मोमबत्ती की लौ है बुझ जाती है। इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है कि जो उसका जो ऑक्सीजन है उसका संपर्क टूट जाता है, यानी कि जो उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसलिए वो जो मोमबत्ती है वो बुझ जाता है। राइट आंसर डी कर लीजिए, ऑक्सीजन की अनुपलब्धता में। चलिए अगला पॉइंट देखिए। प्रश्न हम लोग का कि सोनम ने एक गिलास पानी में एक बड़ा चम्मच डालकर इसे मिलाया, नमक गायब हो गया, इसमें होने वाले परिवर्तन के प्रकार की पहचान। इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ? तो इसमें जो परिवर्तन हुआ इसमें भौतिक परिवर्तन हुआ। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न की बरही तल के किनारे किस प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं? यहाँ पर बहित मल, यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये बहित मल ताल के किनारे किस प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं? तो इस किनारे यहाँ पर यूकेलिप्टस का वृक्ष लगाए जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर डी कर लीजिए, यूकेलिप्टस का इसके किनारे वृक्ष लगाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न की टाइफाइड की रोकथाम के लिए प्रयुक्त होने वाली वैक्सीन या टीका का नाम बताइए। टाइफाइड से रोकने के लिए यहाँ पर देखिए TAB, यहाँ पर TB नहीं है, ठीक है, यहाँ पर TB नहीं है, ये TAB का टीका लगाया जाता है टाइफाइड में। चलिए अगला प्रश्न है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक, कौन सा अपघटक है? तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो अपघटक है वह है कार्बन पदार्थों को सरल रूपकों में रूपांतरित करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए 60 नंबर प्रश्न है कि अर्थोपोडा का अर्थ है। अर्थोपोडा का यहाँ पर जो अर्थ होता है, यहाँ पर
यहाँ पर संगीत पैर है, दूसरा में है संगीत शरीर, तो आपका जो राइट आंसर होगा वह संगीत पैर हो गया। ठीक, आरतीपोड़ा में संगीत पैर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न किए, वह हार्मोन जो पुरुषों में गौण लैंगिक क्षणक के लिए विकास को नियंत्रित करता है वो कौन सा है? तो वह जो पुरुषों में है वहाँ पर ये टेस्टोस्टेरोन है, यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन, राइट आंसर एक कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कि भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना संग्रहालय जो है वह संग्रहालय कौन सा है? भारतीय संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय? भारतीय संग्रहालय। कहाँ पर है? ये कोलकाता में। चलिए हम इसको समझते हैं ये संग्रहालय के बारे में। तो देखिए जो भारतीय संग्रहालय है भारत का सर्वाधिक पुराना एवं सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय है। इसमें प्राचीन वस्तुओं, युद्ध सामग्री, गहने, कंकाल, मरमी, जीवाश्म, मुगल चित्र आदि दुर्लभ संग्रह है। इसकी स्थापना डॉक्टर नाथानियल, यानी इनकी जो इसकी स्थापना है डॉक्टर नथानियल बलिक नामक डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री ने सन 1814 में किया था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1814 में की थी। यह एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। भारतीय संग्रहालय पश्चिम बंगाल के शहर कोलकाता में स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 63 नंबर है कि त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा की राजधानी हो जो अगरतला है। ठीक, कहाँ पर है? अगरतला में है। इसकी जो भाषाएं बोली जाती है यहाँ पर इसमें बंगाली और त्रिपुरी भाषाएं बोली जाती है। चलिए अगला प्रश्न क्या? प्रश्न की निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों में से कौन सा होशंगाबाद में है? होशंगाबाद में कौन सा जो है वन्य जीव अभयारण्य है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका बोरी वन्य जीव अभयारण्य है ये होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु जो बाघ है, सॉरी यहाँ पर जो ये कौन सा है? बाघ है। ठीक, इसके जो यहाँ पर इसे बाघ से पहले 1972 में, आपको 1972 में यहाँ पर पहले शेर था, लेकिन इसको जो बाद में इसकी जो मतलब इसकी जो कार्य है, इसकी शक्ति है, इसको देखते हुए यहाँ पर बाघ को अपनाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि 1815 में निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो आत्मीय सभा की स्थापना आपको याद होगा ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर कर लीजिए। इसकी स्थापना 1815 में कोलकाता में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। बंगाल की खाड़ी के शीर्ष तट पर यहाँ पर और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 1815 में किया गया था आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा। बस इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के प्रधानमंत्री बाह्य बंधन योजना लाभार्थी कौन है? यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री बाह्य बंदना योजना के लाभार्थी कौन है? तो यहाँ पर देखिए इसके जो योजना के लाभार्थी है यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक है। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वरिष्ठ नागरिक है। चलिए इसकी जो यह बाह्य बंदना योजना है इसकी जो मतलब आरंभ किया गया था ये अरुण जेटली के द्वारा, वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा 24 नवंबर, आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, 24 नवंबर 2017 में इसका आरंभ किया गया था। ठीक, कौन से? तो बाह्य बंदना योजना का, बाध्य नहीं है, बाह्य बंदना योजना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का 68 नंबर है कि तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला निम्न में से कौन सी? तो देखिए तैरकर पार करने वाली इंग्लिश चैनल यहाँ पर थी जो बुल्ला चौधरी थी। राइट आंसर बी हो जाएगा, बुल्ला चौधरी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 69वां प्रश्न कि ठोस अपशिष्टों से क्या तात्पर्य है? तो इससे क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर देखिए उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। केवल विकारित सब्जियों एवं सब्जियों के छिलके। और अगला है हम लोग का केवल पशु एवं गोबर, लकड़ी, कागज, कपड़ा, फूस, फटसन इत्यादि पत्तियाँ। और केवल घरेलू उत्पादक यहाँ पर मूल कूड़ा मूत्र कृषि से, तो इसमें सभी आ जाएंगे। ठीक है, ठोस अपशिष्ट के तात्पर्य है। चलिए अगला पॉइंट है हमारे शरीर में कौन सा तंत्र संक्रमण की प्रतिक्रिया
के रूप में सक्रिय होता है। हमारे शरीर में कौन सा जो तंत्र है संक्रमण की प्रक्रिया के रूप में सक्रिय होता है। तो यहाँ पर देखिए जो सक्रिय होता है प्रतिरक्षित तंत्र, ये सक्रिय होता है। ठीक, इसको इम्यूनो सिस्टम भी बोलते हैं, प्रतिरक्षित तंत्र को। ये संक्रमण प्रतिरूप में सक्रिय होता है, फलस्वरूप मानव शरीर में किसी भी रोग से लड़ने की जो ये क्षमता देता है, जिसको इम्यूनो सिस्टम या फिर प्रतिरक्षित तंत्र कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि वे खगोलीय पिंड जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है निम्न में से होते हैं, कौन से होते हैं? तो वह ग्रह होते हैं जिनके पास खुद का ये जो है प्रकाश नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है? कौन सा है तमिलनाडु में? तो देखिए यहाँ पर जो आपका कलपक्कम शक्ति संयंत्र है ये तमिलनाडु में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है मंदिर की घंटियाँ धातुओं से बनी होती है क्योंकि वह निम्न ध्वनिक होती है। यहाँ पर क्योंकि वह जो है निम्न है ये ध्वनिक होती है। राइट आंसर यहाँ पर डी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 74वां प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न वर्णित विशेषणों में से कौन सी एक के रैखिक पेशी के लिए लागू नहीं होता है? कौन सा जो रैखिक पेशी के लिए लागू नहीं होता है? ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो वे एकल केंद्र होते हैं ये लागू नहीं होता है। राइट आंसर एक कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ क्या है? प्रश्न है कि दूतगामी बीजा डॉट में पाए जाते हैं। दूतगामी बीजा या डॉट में पाए जाते हैं, ये जो आपको है ड्रमस्टिक में पाए जाते हैं। यहाँ पर ड्रमस्टिक में पाए जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर डी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हिमालय के जंगल विशेष रूप से गढ़वाल के जंगल पिछले कुछ ग्रीष्मकाल के नियमित रूप से जल रहे हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र के वनस्पति आवरण का भारी नुकसान हुआ है। जंगल की आग तेजी से फैलने का कारण हो सकता है। क्या हो सकता है? तो देखिए इसमें जंगल में जो आग लगा है इसको फैलने का जो कारण हो सकता है वह कारण हो सकता है यहाँ पर केवल मजबूत हवाओं का संचालित, केवल उच्च तापमान और केवल दीर्घकालीन अनावृष्टि, यानी कि जो वर्षा नहीं हुआ उसके कारण। तो उपयुक्त में से ये सभी माना जा सकता है। ठीक, उपयुक्त में क्या? इसमें से आपको सभी माना जा सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? यहाँ पर हिंदी से प्रश्न स्टार्ट हुआ। प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न 77 नंबर है कि वह लजा रही है, यह वाक्य डॉट क्रिया का उदाहरण है। किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। वह लजा रही है इसके वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का। प्रश्न क्या है कि चीर का अर्थ क्या है? यहाँ पर चीर का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? देखिए एक ऐसे चीर लिखा गया है और एक ऐसे चीर लिखा गया है। दोनों चीर का मतलब अलग अलग होता है। तो जो पहला चीर आप देख रहे हैं ये वाला, इसके मतलब होता है पुराना, और जो दूसरा चीर ये वाला देख रहे हैं इसका मतलब होता है कपड़ा। ठीक, तो इसके मतलब कपड़ा और इसके मतलब पुराना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के नीचे देखिए मुहावरे लोकोक्तियों के लोकोक्ति के लिए उपयुक्त विकल्प चुने। यहाँ पर नेकी और पूछ इसका जो मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो होता है अच्छे कार्य के लिए आज्ञा की क्या आवश्यकता है? यहाँ पर नेकी और पूछ यहाँ पर जो अच्छे काम के लिए कोई आज्ञा नहीं ली जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 18वां प्रश्न है कि पेड़ से फल गिरा, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारक चुने। यहाँ पर पेड़ से फल गिरा, इसमें कारक कौन सा है? तो यहाँ पर अपादान कारक है। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर पेड़ से जो फल का है अलगाव हो रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न है हम लोग का कि सतीत्व में प्रयुक्त प्रत्यय, यहाँ पर सतीत्व में ये जगह देखिए यहाँ पर जो सतीत्व है इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया? तो इसमें जो प्रयुक्त किया गया है यह तत्व, यहाँ पर यहाँ पर त्व प्रयुक्त जो है प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है। चलिए अगला पॉइंट है दिंगु समास का उदाहरण। दिंगु समास का उदाहरण इसमें से आपको कौन दिख रहा है? तो देखिए दिंगु समास का जो 9 ग्रह है ये दिंगु समास का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में 3 वाक्य दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप ABC पर चिन्ह लगाइए। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो D पर चिन्ह लगाइए। ठीक, यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि हमारी
दुग्धशाला में दूध गाय का घी बिकता है। यहाँ पर हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त करें। इसमें से त्रुटिहीन कौन है? तो देखिए यहाँ पर जो त्रुटि है या फिर नहीं है, तो इसमें देखिए जो त्रुटि है ना, वह त्रुटि तो यहाँ पर कौन, हाँ इसमें त्रुटि नहीं है। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रुटि नहीं है। यहाँ पर हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, ये जो है त्रुटि नहीं है इसमें। यहाँ पर राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है, अंग्रेजी का प्रश्न स्टार्ट हुआ। ठीक, अंग्रेजी का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, चूज इन द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर इनकरेक्ट गलत, यहाँ पर वाक्यों को चुनना है, कौन सी गलत है। तो यहाँ पर देखिए जो आप ऑप्शन बी में देख रहे हैं वो गलत है। यहाँ पर देखिए वेयर किया गया है प्रयोग, यहाँ पर वेयर की जगह पर वाज होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 85 नंबर प्रश्न की फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस। यहाँ पर टेंस सही चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए डॉट डॉट है और टाइगर्स और डेंजरस पासपोर्ट, यहाँ पर हंटिंग हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हंटिंग राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 86 नंबर है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन this sentence is given with blank to be filled in the with an appropriate word. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option. यहाँ पर neither of then has done ड्यूटी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका सही मीनिंग होगा वहाँ पर हो जाएगा देयर ड्यूटी। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फॉर अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ पर बैरियर का जो एक्सप्रेसिव मीनिंग होगा क्या होगा, देखिए यहाँ पर बैरियर का जो मतलब होता है अवरोध होता है। क्या होता है, अवरोध होता है। तो इसका जो सेम मीनिंग होगा यहाँ पर बॉन्ड हो जाएगा। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सीमा या फिर बांधना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन वर्ड गिवन फॉर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच इज ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर इनकाइट का यहाँ पर ओपोजिट मीनिंग खोजना है। ठीक, इनकाइट का जो अपोजिट मीनिंग है यहाँ पर, इसका मीनिंग पहले हम लोग जानेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, प्रवृत्ति करना होता है। इसका मीनिंग प्रवृत्ति करना। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग होगा डिस्क्रॉज होगा। यहाँ पर क्या होगा, डिस्क्रॉज होगा। यहाँ पर इसका जो पॉइंट इसके मतलब होता है यहाँ पर हतोत्साह करना। यहाँ पर हतोत्साह करना, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 89 देखते हैं। इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द four given alternatives select the alternative which best expresses the meaning of the given meaning of the idiom और फ्रेज। यहाँ पर आइडम और फ्रेज खोजना है। यहाँ पर बी ग्लैड टू सी द ब्लैक ऑफ, यहाँ पर इसका सही मीनिंग क्या होगा। तो देखिए पहले इसका जो सही इसका मीनिंग है वह क्या है। इसका मीनिंग है यहाँ पर देखिए, इसका तात्पर्य है किसी के चल जाने पर खुद रोना। यहाँ पर खुद किसी के चल जाने पर खुश होना इसका मीनिंग है। तो इसका जो एडम और फ्रेज में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लिव्स। यहाँ पर आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 90 नंबर है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड हैज बीन रिटन in 4 different way out of which only one correctly spelled, selecting the correctly spelled word। यहाँ पर वेजिटेशन लिखा है, कौन सा सही है। तो देखिए इसका जो सही है वहाँ पर वेजिटेशन ये जो है सही होता है। इसका मतलब होता है वनस्पति है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का मैथ का प्रश्न है। तो आप लोग आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप लोग पीडीएफ के साथ सॉल्व कर दिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जो हम लोग का सेट है 11 है और अगला वीडियो जो हम लोग का आपका 12 है, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स। चलिए।